750 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित करें कि AB और BC दोनों का अनुपात देने के बाद A का हिस्सा पता लग सके। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि A अनुपात B और B अनुपात C, A अनुपात B यानी कि 5:2 और B अनुपात C यानी कि 7:13। सबसे पहले क्या करेंगे, पास का नंबर लिख लेंगे जो कि क्या है 2, यहाँ पर पास का नंबर क्या हो जाएगा 7। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना है 7 5 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि 75 का जब हम स्प्लिट करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो A को मिलते हैं 35। जब यहाँ पर 750 बटेंगे तब बंटवारे में A को कितने मिलेंगे 350 मिलेंगे, क्योंकि 70 75 जब 750 के बराबर है तो 35 किसके बराबर होगा 350 के। 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगते हैं? हाउ मेनी मिनट डज ए कार टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर? ओके, अब यहां पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए कि दूरी बराबर समय गुणा चाल होता है, समय गुणा चाल। तो दूरी यहां पर कितनी है, दूरी आपको 200 मीटर की दी हुई है 200 मीटर। अगर आपको मीटर किलोमीटर में तकलीफ होती है तो जो यूनिट दी हुई है वो लिखो और सिंपल सा उसके बाद वैसे की वैसे लिख दो जैसा आपको तरीका पता है। समय आपको नहीं पता है, ओके, जो हमें किस में चाहिए वो हमें मिनट में चाहिए। इसके बाद चाल हमें पता है 60 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। अब एक चीज देखो, यहाँ पर मिनट है तो हार को सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे। एक हार में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ से मिनट कट जाएगा। अब इसके बाद किलोमीटर को देखते हैं तो मीटर में चाहिए, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं समय की, तो समय सीधा सीधा मीटर में, तो मीटर से मीटर कट कर दो, ओके, तो यहाँ पर समय आ जाएगा किस में, मिनट में ही आएगा। तो समय कितना आ जाएगा 60 से 60 कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको यहाँ पर जो समय निकला है वो किस में है, मिनट में है, और ऑप्शन भी क्या आपको मिनट में दे रखे हैं, तो आपको बाद में क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। 1/5 मिनट आप इसका आंसर कर सकते हो। 1000 जब 200 के अंडर में जाएगा तो 200 से 1000 जो है कट जाएगा, और कितनी बार कटेगा 5 बार। 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5? इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। इसने बोला 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य संख्या आपसे पूछी गई है 3 अंकों की। तो 3 अंकों की पहली संख्या जो 5 से विभाज्य होती है वो होती है 100, 100, यानी कि 100 जो नंबर है वो 3 अंक का है और 5 से विभाज्य होता है। और लास्ट नंबर जो 5 से विभाज्य होता है और 3 अंकों की संख्या होती है वो है 995। इसका मतलब आपको nवा पद पता है, पहला पद पता है, सेकंड पद 105 है, यानी कि आपको दोनों का सारवंत्र पता है कितना 5। इसके बाद आपको नहीं पता है कि आप नंबर कितने हैं, आप मान लो n। बस सिंपल सा एक सारवंत्र का समांतर श्रेणी का आप तरीका लगा सकते हो, कौन सा, nवा पद बराबर a प्लस के n-1 इंटू टी। तो t यहाँ पर जैसे 5 दे रखा है, a कितना दे रखा है 995 बराबर a कितना है 100 प्लस के n-1 इंटू टी कितना है 5। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 895 अपॉन में 5 प्लस के 1 बराबर क्या आ जाएगा n। तो यहाँ से 5 से कट कर देंगे, एक बार 3 5 7 35 5 45, यानी 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकलन करना है, मतलब कि इनका मल्टीप्लाई करना है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। स्मार्टनेस इसमें होगी कि आप इसका गुणा 1000 माइनस 1 से करें, जिसमें 743,000 माइनस के 743, इट मीन 742 में से 743 जाएंगे तो 257 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 75 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? इंग्लिश में देख लेंगे एक बार इसको। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 9:4। आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एज विल बी 75 years। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ देयर फादर? ये इसके पिता हैं और ये इनका पुत्र है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 दे रखा। आप ये मान लो कि 9x है और ये है 4x।
5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछिए। तो 5 साल बाद पिता में भी 5 बढ़ेंगे, पुत्र में भी 5 बढ़ेंगे, इसका मतलब 10 बढ़ जाएंगे। तो 10 बढ़ने के बाद 75 हो गई। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में इनकी आयु कितनी थी, टोटल 65 थी। तो यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है, 9x प्लस के 4x बराबर के क्या, 65, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसका मतलब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 9×45 और पुत्र की आयु 5×20। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी फॉलो कर सकते हो, ये इस तरह से। और एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूंगा। इसने बोला 5 साल बाद, तो 5 साल बाद का मतलब 9x प्लस 5 और 4x प्लस 5, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 75। यहाँ से भी करोगे तो भी x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। ये एक सिंपल सा तरीका था। दूसरा तरीका आप ऐसे फॉलो कर सकते हो, ये वर्तमान है और फ्यूचर में आपको बोला है 5 साल बाद। तो यहाँ पर भी सिंपल सा आप एक चीज़ ले सकते हो कि 5 साल बाद यानी कि 10 साल कटने के बाद कितना बचेगा, 65। तो 13 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 65 है। तो आपसे 9 की वैल्यू पूछिए कितनी आ जाएगी, 45। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसी राशि का 20% 400 रुपये है, वह राशि क्या है। 20% ऑफ ए क्वांटिटी इज ₹400, द क्वांटिटी इक्वल्स टू। इसमें देखें 20% किसके बराबर है, ये बराबर है 400 की। आपको पता करना है कि वह राशि क्या है जो कि अपने आप में क्या है, 100% है। बस पता कर लो सिंपल सा, 400/20 और गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसको कट करोगे तो कितना, 20 बार, इसका मतलब 2000 रुपये वह राशि होगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी कार्य के एक भाग को 9 दिनों में 12 पुरुषों द्वारा पूरा किया जा सकता है। 6 दिनों तक कार्य करने के बाद 6 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लिश में देख लेंगे। ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क कैन बी completed by 12 men in 9 days. After they have worked for 6 days, 6 more men join them. How many days will it take to complete the remaining work? अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट समझने के लिए ये चीज़ है कि आपको बोला है कि 9 डेज और 12 मैन काम को कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी कितना, एक काम। तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम मैन और जो डेज हैं उनको मल्टीप्लाई में और जितने वर्क कंप्लीट किए हैं उनको डिवाइड में लिख लेंगे, तभी हम कंपेयर करेंगे। तो अगर आपको समझना है सीधा सीधा कि कोई भी गड़बड़ ना हो, तो उस कंडीशन में आप ये चीज़ को जरूर समझ लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर वर्क की। तो यहाँ पर वर्क है कितना, 1, एक भाग। और डेज कितने हैं, डेज है आपके 9 और मैन यहाँ पर कितने हैं, मैन है 12। तो बस सिंपल सा वैसे ही लिख दो जैसे आपको बोला गया है। और इसके बाद इसने बोला है 6 दिनों तक कार्य करने के बाद 6 और व्यक्ति उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 6 दिनों तक कार्य किया है, तो 6 दिनों तक कितने लोगों ने काम किया है, 12 लोगों ने काम किया है। 6 गुणा 12 लोगों ने काम किया है। अब इसके साथ ये बोल रहा है कि 6 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद यहाँ पर जो 6 लोग थे, 6 दिन थे और 12 लोग जुड़ गए। अब उसके बाद कितने लोग हो जाएंगे, 18 लोग हो जाएंगे। लेकिन कितने दिन काम करेंगे, x दिन काम करेंगे। और ये मिलकर कितना काम करेंगे, एक ही काम करेंगे, क्योंकि दोनों ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पूरा पोर्शन, जो काम दोनों कर रहे हैं वो क्या है, बराबर है। अब इसके बाद 12 नंबर 108 बराबर 12 छिंग 72 प्लस के 18 इंटू एक्स। सिंपल सा कंसेप्ट है, 36 बराबर के 18x, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो आपसे बोला है शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी ये 18 जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। तो आप कहोगे 2 दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, D/M/W, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है और इसी से आपको हमेशा कंपेयर करते रहना है। एक निश्चित राशि को ABC के बीच 5-7-6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि B का हिस्सा C से 4500 रुपये अधिक है तो C का हिस्सा क्या होगा। A certain sum was divided among ABC in the ratio of 5:7:6. If B received ₹4,500 more than C, find C share. अब इसमें देखेंगे, इसने बोला है कि ABC के बीच 5-7-6, A, B और C 5-7-6
इसके बाद बोला है बी का हिस्सा सी से 4500 अधिक है। तो आपको इसमें एक बात समझनी है, इसने बोला बी का हिस्सा सी से अधिक है। अगर यहाँ पर देखते हैं कि इनमें आपसे पूछा क्या है, सी का हिस्सा पूछा है। अगर एक चीज देखो, अगर बी यहाँ पर 7 रुपये कमाता और सी जो है 6 रुपये कमाता, तो उस कंडीशन में बी को सी से कितने ज्यादा मिलते, 1 रुपये ज्यादा मिलता। तो उस कंडीशन में सी के पास कितने रुपए होते, 6 रुपये होते। तब बी को सी से 1 रुपये ज्यादा मिलता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जब बी को सी से 1 रुपये ज्यादा मिला तो उस टाइम पे सी के पास कितने रुपए थे, 6 रुपये थे। बस जब 1 रुपये ज्यादा मिला तब कितने रुपए थे, सी के पास 6 रुपये थे। जब 4500 रुपीज ज्यादा मिलेंगे तो यहाँ पर सी के पास कितने रुपए होंगे, 6 गुणा 4500, 6 चौक 24 और 6 पन्ने 30, यानी 27,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी की आयु सी की आयु की दुगनी है। ए बी सी की आयु का कुल योग 27 साल है। ए की आयु ज्ञात करनी है। ए इज 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B, C, B 27, find the age of A. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह से आपको दिया है वैसे वैसे मेंशन कर लेंगे कि A B से 2 साल बड़ा है तो B प्लस के 2। इसके बाद बोला है कि B की आयु C की आयु की दुगनी है, तो B की आयु जो है वो C की आयु का क्या है, दुगना। इसके बाद बोला है A प्लस B प्लस के C की टोटल आयु का योग कितना है, 27 है। बस इतना दे रखा है, 3 इक्वेशन 3 अननोन। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जहां पर बोला है A की आयु ज्ञात करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि आप A को B में कन्वर्ट कर दो, B को B में रहने दो और C को भी B में कन्वर्ट कर दो, जिससे B की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर रख के आप A की वैल्यू निकाल लोगे। तो A की जगह हम क्या रख देंगे, B प्लस के 2। इसके बाद B तो B है, C की जगह हम क्या रख देंगे, B/2। ओके, इसके बाद बस सिंपल सा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 2 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट के ये B इधर सरक जाएगा, यहाँ से हटने के बाद क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कितना, 2 और 2 5, B/2। 2 दूनी 4 और 5, B/2 बराबर 25। तो इसका मतलब B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी और यहाँ पर 10 प्लस के 2 12, किसकी वैल्यू हो जाएगी, A की हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर बी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में ए को 20 दिन अधिक लगते हैं। बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। और इसमें सेम इंग्लिश में कुछ टर्म दी हुई हैं। ए बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 days. They work at it for 20 days, then be left. The remaining work was done by A alone in 20 more days. B alone can do the entire work in. अब यहाँ पर बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जो भी आपको अभी तक सीखा है वही चीज यहाँ पर काम में आने वाली है कि ए और बी साथ मिलकर 30 दिनों में काम कर सकते हैं पूरा। वे 20 दिनों तक एक साथ काम कर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर 20 दिनों का क्या है, स्प्लिट कर दिया है मैंने। 20 दिनों इन्होंने क्या किया, एक साथ काम किया, तो बच कितना गया, यहाँ पे आर फॉर रिमेन लिख देता हूँ। रिमेन मतलब कि बचा हुआ कितना काम है, 10 दिन का काम है, किसका, ए और बी का। इसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम कौन सा, ये वाला काम, ये जो शेष काम है, इस काम को ए कितने दिन में कर रहा है, ए यहाँ पर कर रहा है 20 दिन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की, इसने आगे बोला है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात यह है कि ए और बी का 10 दिन का काम ए जो है वो 20 दिन में कर रहा है। ओके, तो यहां पर हम बात करेंगे कि अगर ए और बी का 30 दिन का काम होता तो एक कितने दिन में कर लेता, एक कर लेता 60 दिन में। जब 10 दिन का काम वो 20 दिन में कर रहा है तो 30 दिन का काम कितने में करेगा, 60 दिन में कर लेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। हमें ये पता लग गया कि ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता था, यहां से 60 दिन में कर सकता था। ओके, अब आपको निकालना है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो एलसीएम ले लो, 60, ये हो जाए एक बार, ये हो गया 2 बार, यानी ए और बी ने मिलकर उठाई ईंट कितनी, 2, जिसमें से ए ने 1 उठाई तो बी ने कितनी, 1। यहाँ पर किसका गुणा करेंगे कि 60 आ जाए, 60 × 1 60, 30 × 2 60। तो सेम यहाँ पर 60 मल्टीपल होना चाहिए। तो बी ने कितने दिन में काम पूरा कर लेगा, 60 दिन। अगर आपसे ए का पूछता तो भी आप आंसर क्या कर पाते, यहाँ पर 60 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इसने बोला एक रिटेलर 4,800 रुपये की एक अंकित मूल्य वाली एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसे 15% और 5% की 2 क्रमिक छूट मिलती हैं। यदि वह परिवहन पर 124 रुपये खर्च करता है और 13% के लाभ के बाद वॉशिंग मशीन को बेच देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा? देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट मशीन। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। एक रिटेलर 4,800 रुपये का अंकित मूल्य से मतलब है मार्क प्राइस यानी छपा हुआ मूल्य। ओके, अब यहाँ पर उसने 15 और 5% की 2 क्रमिक की छूट उसको मिली है। उसने यहाँ पर 15% डिस्काउंट मारा। 15% कितना हो गया इसका 15 120, 15 चौका 60 और ये कितना 720। ओके, 15 चौका 60, 15 8 120, 12, 15 चौका 60, 70, 720 रुपये क्या हो गया इसका 15% हो गया। तो यहाँ पर कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,080 आ जाएगा। इसके बाद वापस से क्या किया है 5% का और छूट दी गई है। यहाँ पर 5% और छूट मिली है तो 5 8 40 और 5 चौक 20 और 4 24 यानी 240 रुपये की और छूट दी गई है। ठीक है, अब बहुत समझने वाली बात है, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 8 40 0 4 ओके 0 और 4 5 चौक 20 204 रुपये का क्या होगा इसमें यहाँ पर लॉस हो जाएगा। मतलब लॉस होने के बाद 204 रुपये कम होने के बाद कितनी की हो जाएगी ये 76 और 38 76 रुपये की हो जाएगी। अब इसने बोला है कि वह परिवहन पर 124 रुपये क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। अब देखो ये जो है वॉशिंग मशीन आपको दुकान पर पड़ी है, दुकान से घर लाने में 124 रुपये और लग गए आपके परिवहन पर, तो कुल मिलाकर ये जो है 4,000 रुपये की फाइनल पड़ चुकी है। अगर आप घर पर आओगे तो ये नहीं बोलोगे 3876 की पड़ी, ट्रांसपोर्ट को भी इसमें काउंट किया जाएगा। अब इसके बाद ये है कि 4,000 रुपये में ये पड़ी है और उसने 13% के लाभ पर इसको बेच दिया है। 13% कितना हो गया 13 चौक 52 520 रुपये। तो इसका मतलब ये हो गया 13 चौक 52। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 4,520 रुपये में वो क्या कर रहा है, वो इस जो वॉशिंग मशीन को सेल कर रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया सेकंड ऑप्शन। ओके, स्थिर जल में एक नाव 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है और धारा की गति 5 किलोमीटर पर हार है। नाव को धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर हार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्थिर जल में एक नाव यहाँ पर कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर पर हार की दे रखी है। हमें शॉर्टकट पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में जो है हमें शॉर्टकट याद नहीं आते, और लॉन्ग कट से भी आप 200/200 या 100/100 स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं धारा की गति की। तो धारा की गति क्या है 5 किलोमीटर पर हार दे रखी है। अब इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया है कि ये नाव की चाल जो है वो स्थिर जल में दी है। तो आपको ये बात समझनी है कि ये जो एक्स से प्योर क्या है नाव की चाल, नाव की चाल जिसमें कोई भी धारा को इंक्लूड नहीं किया गया है। सेम यहाँ पर धारा की गति है तो ये क्या है धारा की चाल या धारा की गति। यहाँ पर आप कई बार देखते हो x+y, इसका मतलब धारा की प्रवाह में, धारा की प्रवाह में या धारा की अनुप्रवाह में। और जहाँ पर आप x-y देखते हो स्पीड को, वो होती है धारा की प्रति प्रवाह में। तो धारा की प्रति प्रवाह में स्पीड x-y और धारा की अनुप्रवाह में यानी धारा के साथ साथ x+y यानी स्पीड क्या होगी बढ़ जाएगी। तो सेम यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है और कुछ नहीं करना है। इसमें आपको बोला है कि नाव को धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल का मतलब x+y वो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर हार हो जाएगी स्पीड। इसने बोला 5 किलोमीटर की दूरी, तो आपको सबको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है समय गुणा चाल होता है। आपसे पूछा समय, तो यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, दूरी है 5 किलोमीटर, यहाँ पर 15 किलोमीटर पर हार यानी हार ऊपर चला गया, 5 से कट गया 3 बार। हार को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा और 3 से 60 कट गया 20 टाइम्स, इट मीन्स 20 मिनट टाइम लगेगा उसको 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में धारा के अनुकूल। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर 2 साल का है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों व्यक्तियों में से बड़े व्यक्ति की आयु क्या है? द एजेस ऑफ 2 पर्सन
differ by 2 years. If the sum of their ages is equal to the square root of 144, then find the age of the elder among the two person. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति की आयु के बीच में अंतर 2 साल है। आप ये मान लो कि एक व्यक्ति बड़ा वाला x है और छोटा वाला व्यक्ति है y। अब यहाँ पर शर्म नहीं है कि आप x और y मान के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, ऐसा नहीं है। हमारी पहली अप्रोच रहनी चाहिए कि हम जो है आंसर सही से कर पाएँ। तो यहाँ पर x जो y से 2 साल बड़ा है, उनकी आयु का योग यानी कि x प्लस के y 144 का वर्गमूल जो कि कितना होता है 12 होता है के बराबर है। दोनों व्यक्तियों में से सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 7 और 5। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी? 5। आपसे पूछे बड़े व्यक्ति तो आप टिक कर दोगे कौन सा? 7 ऑप्शन। ए की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुना है। ए के पिता की ए की आयु से 40 साल अधिक है। तीनों की टोटल 118 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और सॉल्यूशन के लिए आपको जो लिंक के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है, आप उससे सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके बाद जितना हो सकता है एप्लीकेशन को शेयर जरूर करना। और अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जिसे डाउनलोड करके आप वहाँ से प्रीवियस ईयर की वीडियोस देख सकते हो। ए की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुना है। ए का पुत्र P फॉर पुत्र होता है, इसका 6 गुना यानी 6P कौन है? ए है। ए के पिता की आयु ए की आयु से 40 साल अधिक है। अब ए के पिता को हम बोल देते हैं फादर, जो कि ए की आयु से 40 साल क्या है? अधिक हैं, तो ए प्लस के 40 किसकी होगी? फादर की होगी। इसके बाद तीनों की आयु का योग यानी फादर प्लस के जो ए है और उसके पुत्र यानी कि पी की आयु का टोटल कितना है? 118 है। बस सेम कंसेप्ट एफ की जगह क्या रख दो? ए प्लस के क्या बोल दो? 40। और यहाँ पर पी की जगह क्या रख दो? a/6। 40 यहाँ से घटाओगे तो यहाँ जाके 40 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ओके, देन 6 दूनी 12 और 1 13, a/6 बराबर की 78। तो इट मीन्स ए का मतलब ये है 36। तो आपसे पूछा है ए की आयु क्या होगी? आप सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर कर दोगे 36। 50 छात्रों के औसत अंक 75 हैं। यदि किसी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को 86 के बजाय 36 लिखा गया तो अंकों का सही औसत क्या होगा? The average marks of 50 students in is 75. If the marks obtained by one of the student had been written as 36 instead of 86, then the corrected average of marks is। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 50 छात्रों के औसत अंक की बात की है, वो है 75। तो आप सबसे पहले आपको जो समझना है वो ये कि ये एक बंडल है। यहाँ पर एवरेज कितना है? औसत कितना है? 75 है। और कितने स्टूडेंट हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं यहाँ पर 50। आपको बोला है कि यहाँ पर 86 की बजाय 36 लिख दिया है। 36 लिखा गया यानी कि इसमें 36 को तो हमें बाहर निकालना है और हमें 86 नंबरों को क्या करना है? ऐड करना है। तो कुल मिलाकर डिफरेंस देखा जाएगा तो प्लस के 50 ऐड हो रहे हैं। कितने लोगों में? इन 50 लोगों में, यानी हर एक में कितना ऐड हो रहा है? एक ऐड हो रहा है। इसका मतलब नया जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 76। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर कोई बच्चा ऐसे ना करना चाहे तो इसके लिए दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर टोटल आप नंबर निकालोगे। टोटल नंबर कितने आ जाएंगे? 50 गुणा 75। 50 गुणा 75 टोटल नंबर है, जिसमें से 36 जो है लिखा गया है तो उसको घटा दो और 86 जो नया आया है नंबर उसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा नंबर टोटल 50 गुणा 76, यानी कि नया औसत क्या हो जाएगा? यहाँ पर 76। 15 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 45 है। 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और शेष व्यक्तियों को औसत आयु 5 साल से बढ़ जाती है। जिन 2 व्यक्तियों को समूह से हटाया उनकी औसत आयु कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रिक के साथ भी देखेंगे इसको और सिंपल मेथड से भी इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखें यहाँ पे इसने बोला 15 व्यक्तियों की औसत आयु 45 साल है। तो सबसे पहले नॉर्मल मेथड देखते हैं। मेथड 1 में टोटल आयु निकाल लो। टोटल एज कितनी हो जाएगी इनकी?
इनकी हो जाएगी 45 गुणा में 15। इसके बाद है 2 व्यक्तियों को समूह से हटा दिया गया और शेष व्यक्तियों की औसत आयु 5 साल से बढ़ गई। आप ये मान लो कि ये दोनों व्यक्ति जो हटाए गए इनका टोटल वजन कितना था, इस मैंने गोले में लिख रखा है। और आपसे बोला कि जो रिमेन व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति, 15 में से 2 गए तो कितने व्यक्ति बच गए, 13 बच गए। इनकी औसत आयु 5 साल से बढ़ गई, जो पहले 45 थी अब कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है जो व्यक्ति 2 हटाए गए थे उनकी औसत आयु कितनी है। बस ये पहले सॉल्व करो। ये ब्रैकेट है 45 गुणा 15 है, तो 15 5 75 7 15 चौका 60 और 6 7 5 माइनस के 13 पन्ने 65 जीरो। तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल कितना आया, इन दोनों का टोटल आया 25। और यहाँ पर पूछा औसत, तो बेटा 2 कर दो, कितना हो जाएगा 12.5 इनका औसत आ जाएगा। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना था। विश्व कप में फाइनल तक, सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज की बल्लेबाजी का औसत 65 है। बल्लेबाजी का औसत 85 प्राप्त करने के लिए युवराज को 8वें मैच यानी अंतिम मैच में कितना स्कोर करना चाहिए। ये उन सभी क्रिकेट जो लवर हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो देखते ही शायद कर पाएंगे। विश्व कप सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज की बल्लेबाजी का औसत कितना है, 65। मेथड 1 वही लॉन्ग मेथड हम देखेंगे कि इसमें क्या है, टोटल कितने रन बनाए उसने, 65 गुणा 7, इन 7 मैच औसत कितना था, 65 का था हर मैच का, तो इसे 7 गुणा 65 रन बनाए। बल्लेबाजी का औसत कितना प्राप्त करना है उसको, 85 प्राप्त करना है। 8वें मैच यानी अंतिम में कितना स्कोर होना चाहिए। तो आप देख लो कितने मैच होंगे, 8 होंगे और 85 औसत होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कितना जोड़ें कि ये आ जाए, बस सिंपल सा ये सॉल्व करना। 7 5 35 3 और 7 6 42 और 3 कितने हो गए 45 प्लस के क्या x बराबर के 8 5 40 8 8 64 और 4 680। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 202 और 7 5 5 7 225 इसका राइट आंसर होगा। ओके अगर कोई बच्चा चाहता है कि इसको शॉर्टकट मेथड से किया जाए तो मेथड 2 सबसे बेस्ट मेथड है। आपको ये देखना है कि एवरेजन जो नंबर जोड़ा गया है या जो नंबर घटाया गया है उनका एवरेज कितना है। तो यहाँ पर एक ही संख्या है तो एवरेज उसका वही होगा जो वो संख्या होगी। इसके बाद पहले एवरेज कितना था 65 था। इसके बाद कितना यहाँ पर बढ़ा है या घटा है, कितना बढ़ाना है 20 बढ़ाना है तो प्लस के 20 कर दो। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं कितने मैच हो चुके हैं 7, कितने और खेले जाने हैं प्लस के 1 और एवरेज कितना है प्लस के 20 बढ़ा है। एवरेज कितना बढ़ा है प्लस के 20। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 85 प्लस के 7 दूनी 14 8 4 12 और ये कितना हो गया 225 इसका राइट आंसर होगा। एक ट्रेन को 90 किलोमीटर पर हार की गति से 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ट्रेन की लेंथ पूछी और डिस्टेंस पूछी और डिस्टेंस हमेशा टाइम और स्पीड का क्या होता है गुणा होता है। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। लेकिन बस यहाँ पर एक बात दी हुई है वो ये प्लेटफॉर्म को पार किया जाएगा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है 75 मीटर का है। यानी कि जो ट्रेन होगी, ट्रेन की जो भी लंबाई होगी उसको अपने साथ इस 75 मीटर को भी क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ कितनी होगी इतनी होगी। स्पीड यहाँ पर कितनी 90 किलोमीटर पर हार यानी 5/18 मीटर पर सेकंड स्पीड है, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है और ये सेकंड में। और टाइम आपको कितनी दिया है 8 सेकंड। 18 5 90 55 25 8 200। इसका मतलब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 125 मीटर। किस अनुपात में 50 रुपये प्रति किलोग्राम नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि 60 रुपये प्रति किलोग्राम नमक का मिश्रण प्राप्त हो सके। इन व्हाट रेशियो मस्ट ₹50 per kilogram salt be mixed with ₹80 per kilogram salt to obtain a mixture worth of ₹60 per kilogram। यहाँ पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये 50 किलोग्राम का क्या है कोई नमक है। आपको ये नहीं पता है कि कितने किलोग्राम है। अगर आप प्रॉपर मेथड से करना चाहते हो मेथड 1 तो आप इसको मान लो कि x किलोग्राम नमक था 50 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत है तो टोटल कीमत कितनी होगी 50x। सेम आप ये मान लो कि 80 रुपये प्रति किलोग्राम एक दूसरा नमक है जो है y किलोग्राम, तो यहाँ पर इसकी टोटल कीमत कितनी होगी 80y होगी। तो दोनों की कीमत कितनी होगी इतनी।
इसके साथ इसने बोला कि अगर दोनों को बेचा जाए तो दोनों का टोटल वजन कितना हो जाएगा, x+y, और किस रेट से, 60 की रेट से, यानी इन दोनों का टोटल किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, x/y आ जाएगा। यहाँ से रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हो जो भी इसका आंसर होगा। अब एक तरीका तो ये बता दिया, दूसरा तरीका मेथड 2 जो और भी सिंपल है वो आप कैसे करोगे। आप ये मानो भाई पहला वाला ये रहा और सेकंड वाला ये रहा, 50 रुपये प्रति किलोग्राम, 80 रुपये प्रति किलोग्राम, इसके बाद मिक्सचर होके क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 20 अंतर आ गया, यहाँ अंतर कितना आ गया, 10 का आ गया। आप सिंपल सा ये करोगे, कोई भी माइनस प्लस का चक्कर नहीं रखोगे, सिंपल सा 20:10 आ गया। इसका मतलब 2:1 में क्या होगा, पहला और दूसरा क्या होंगे, नमक होंगे। तो 2:1 में क्या होगा, नमक का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला दी गई श्रेणी का योग बताना है, इनका टोटल बताना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी यूनिट डेट को आप टोटल कर लो। 1 और 7 8, 8 और 9 17, 20, 0 + 1 1 और 7 8, 8 और 9 17 और 3 20। यानी कि यहाँ पर 0 वाले नंबर आएंगे, या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 2 और 4 नहीं होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ, देखो यहाँ पर 7000 समथिंग है, यहाँ पर 9000 समथिंग, लगभग ऑलमोस्ट 10000 फिगर है, यहाँ पर 8000 फिगर है। तो हम 6 और 2 8 8, अब देखो यहाँ पर 8000 तो यहीं तक हो गए हैं, इसके बाद एडिशनल और जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 10000 पर जाएगा। तो हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे बिना ज़्यादा कैलकुलेशन को किए। इनका हमें एवरेज बताना है, 62 54 44 36 28 और 72 और 22। अब इन सबका टोटल करके अपॉन में 6 करना है, या फिर इनका यूनिट डेट जोड़ लो, इसका 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, यानी 0, 0 और 6 कितने हो गए, 6, अपॉन में कितना आएगा, 6। यानी आप 6 में किसका गुणा करो कि 6 आ जाए, तो 6 कम 6, 6 0 0, 6 9 54, 4 6 3 18। देखो 6 में यहाँ पर किसका गुणा करोगे कि 6 आ जाए, तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 आ सकता है। एक परीक्षा में 36% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे और 40% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। इसको ध्यान से देखेंगे। इन एन एग्जामिनेशन 36% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 40% फेल्ड इन हिंदी। If 20% of the students failed in both subjects, then pass percentage is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल तरीके से ये बोला है कि एक परीक्षा में 36% पास अनुत्तीर्ण हुए हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में 36% अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल हुए, फेल हुए हैं किसमें, इंग्लिश में, और वो भी कितने परसेंट, 36%। इसके बाद 40% हिंदी में अनुत्तीर्ण है। हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण है, यहाँ पर 40% हिंदी में अनुत्तीर्ण है। यदि 20% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों में, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, तो उसके लिए ये पता करो कि इन दोनों में पास कितने कितने हुए। तो यहाँ पर 64% पास हुए होंगे और यहाँ पर 60% पास हुए होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं टोटल, अगर पास को काउंट करें तो क्लास में 100% स्टूडेंट हो सकते हैं, इसमें ही पास होते हैं, इसमें ही फेल होते हैं। यानी फेल और पास वाले जो दोनों कैंडिडेट होते हैं उनको टोटल करके ही कितना आता है, 100% आता है। इसने बोला है कि भाई 20% छात्र दोनों विषयों में क्या है, अनुत्तीर्ण है। जब 20% अनुत्तीर्ण थे तो इसका मतलब पास कितने विद्यार्थी होने चाहिए, टोटल 80% पास होने चाहिए थे। लेकिन अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6 और 6 12, 124% पास बैठ रहे हैं, और होने कितने चाहिए थे, 80% होने चाहिए थे। इसका मतलब ये है कि इसमें से जो घटाओगे, इसमें से जो घटाने पर 44% आएगा, वो दोनों में पास हैं, जिसकी वजह से वो डबल डबल क्या हो गए, काउंट हो गए हैं। तो इसने जो बोला है आपसे कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, तो जो दोनों में उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, इंग्लिश में भी यही पूछ रहा है वो, कि देन पास परसेंटेज इज, तो पास परसेंटेज आप निकालोगे कि ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए 20%, और वहीं वो पूछ रहा है दोनों सब्जेक्ट में पास परसेंटेज कितना है, तो आप कहोगे 44%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार से ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। इसके आधार की लंबाई क्या है।
द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल is 150 centimeter square. The ratio of its base to its height is 3:4. अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पूछा है और आधार से ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, यानी आधार ये है 3, तो ऊंचाई कितनी रही होगी? ऊंचाई रही होगी 4। अब मैं त्रिभुज बनाने के लिए इसको ऐड कर देता हूँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये त्रिभुज समकोण है, बिल्कुल नहीं कह पाओगे। यहाँ से ये आधार से ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये समकोण त्रिभुज है, सिवाय 3 और 4 और 5 यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने मन से मत लगा देना। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल तरीका है, त्रिभुज का एरिया आपको दिया है, एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है 1/2 आधार बेस इंटू ऊंचाई यानी कि हाइट। एरिया कितना है? 150, 1/2 बेस कितना है? आप इसको 3x मान सकते हो, इसको 4x मान सकते हो, 3 और 4 ना मान के इसको 3x और 4x मान सकते हो, क्योंकि ये चीज अनुपात में है और इसको हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। इंटू 4x, यहाँ से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 150/6 यानी 3 पंजे 50 और 2 25, 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपसे पूछा है आधार की लंबाई पूछी है, यानी कि यहाँ पर 3x की वैल्यू पूछी है, तो 3 पंजे 15 सेंटीमीटर का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ये चीज बहुत क्लियर समझ में आई। इसमें आपसे पूछा है कि गलत युग्म क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इन चारों में देखना होता है कि कौन सा अलग है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखना, क्योंकि यहाँ पर जैसे जे दे रखा है जे, और यहाँ पर जे को जी बना दिया बहुत ही सफाई से, तो बस इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एक्स अपनी वस्तुओं को वाई की तुलना में 20% सस्ती और जेड की तुलना में 20% महंगी बेचता है। जेड की वस्तुओं का मूल्य वाई की वस्तुओं के मूल्य से कितना प्रतिशत सस्ता या महंगा है? हाउ मेनी परसेंट इज जेड्स गुड चीपर डियर देन वाइस? अब बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे इसको, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। एक्स अपनी वस्तुओं को वाई की तुलना में 20% सस्ती और जेड की तुलना में 20% महंगी देता है। तो हम इसको एक्स को क्या लिख लेते हैं? बीच में लिख लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि क्या हो रहा है। इसने बोला वाई की तुलना में 20% सस्ती। अगर वाई 100 रुपये की बेचता है तो एक्स बेचेगा 20% सस्ती, मतलब 80 रुपये की। और अगर जेड 100 रुपये की बेचता है तो उसकी तुलना में 120 रुपये में बेचेगा। बस यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको तीनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। पास में नंबर 80 लिखा हुआ है, यहाँ पर पास में नंबर कितना लिखा हुआ है? 120 लिखा हुआ है। बस गुणा कर दो, 100 गुणा 120, और ये क्या है? 120 गुणा 80, और यहाँ पर ये क्या है? 80 गुणा 100। बस इसको 0 0 0 0 एंड 0 0, बस ये सॉल्व कर लो और सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। 4 से 30 टाइम, 4 से 3 बार और 4 से 20। ओके, देन अगेन हम 2 से कर सकते हैं इसको, 2 से 15 एंड 2 से 4 एंड 2 से 10। तो फाइनली जो इनका रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 15 12 10। ओके, तो 15 12 10 में आ गया। आपसे पूछा जेड की वस्तुओं का मूल्य वाई की वस्तुओं के मूल्य की तुलना में कितने प्रतिशत सस्ता या महंगा है। यानी पूछा जेड की वस्तुओं की का मूल्य जो कि कितना? 10 रुपये, और वाई का कितना है? 15 रुपये। तो 15 रुपये वाई बेच रहा है और जेड बेच रहा है 10 रुपये में, इसका मतलब कम में बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है। कितने सस्ता बेच रहा है? 5 रुपये सस्ता बेच रहा है। किससे देखोगे? 15 से देखोगे, गुणा 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 33.33%। इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2004 में एक नई शर्ट का मूल्य 250 रुपये है, जबकि 2005 में इसका मूल्य 400 रुपये होगा। गणना करनी है कि 2004 से 2005 तक शर्ट के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। द कॉस्ट ऑफ द शर्ट इंक्रीज फ्रॉम 2004 टू 2005। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 2004 से हम सीधे आ रहे हैं किसमें? 2005 में। अब 2004 में इसका मूल्य था 250 रुपये, और वहीं 2005 में कितना मूल्य होगा? 400 रुपये। यानी कितना बढ़ा है? ये बढ़ा है 150 बढ़ा है। किससे देखोगे? पूंछ वाली साइड से, तो कितना हो जाएगा? 250 गुणा 100% लगाने के लिए 4 15 चौका 60%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 60% की।
रवि के टिकट संग्रह में 2/7 भारतीय टिकट हैं और शेष विदेशी टिकट हैं। रवि टिकट संग्रह में भारतीय टिकटों से विदेशी टिकटों का अनुपात पूछा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडियन स्टाम्प टू फॉरेन स्टाम्प इन रवि's स्टाम्प कलेक्शन? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है भारतीय टिकट और विदेशी टिकटों। अब भारतीय टिकट आप यहाँ मान लो ये भारतीय टिकट है, इंडियन टिकट्स, ओके। ये है फॉरेन टिकट्स। इंडियन टिकट उसने बोला है टोटल 2/7 भाग है टोटल संग्रह का, यानी अगर संग्रह उसके पास 100 है तो उसका 2/7। लेकिन एक बात ध्यान दो, आप यहाँ पर 100 मानोगे तो 7 से नहीं घटेगा, तो आप एक चीज मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो आप टिकट के संग्रह को ही मान लो कि 7 है, तो उसमें से 2/7 का मतलब 2 हो गया, तो भारतीय टिकट संग्रह में कितना हो गया? भारतीय टिकट का भाग 2 हो गया। तो वहीं बच्चा कुच्चा 2 भारतीय टिकट हो गई, 60 टिकट टोटल थी, तो 5 टिकट कितनी हो गई? फॉरेन की हो गई। और आपसे पूछा टिकट संग्रह में भारतीय टिकट और विदेशी टिकटों के बीच में अनुपात, तो 2:5 इसका राइट आंसर हो गया। माइनस के 1/5 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि संख्या 9/25 हो सके? इसने बोला है कि माइनस के 1/5 को हमें किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, आप मान लो x से, ताकि गुणा 9/25 हो सके। अब खास बात देखो, ये बेटा माइनस है, माइनस यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसका मतलब माइनस की माइनस तो आना ही है। ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। इसके बाद 5 से काट दो, कितनी बार? ये 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 9/5। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति 550 रुपये में एक वस्तु को बेचता है और उसे वस्तु के क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ए पर्सन सेल एन आर्टिकल फॉर ₹550 गेनिंग 1/10 ऑफ इट्स सीपी। सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य, मतलब कि लागत मूल्य भी आप कह सकते हो। इट्स गेन परसेंटेज इस। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट ये यूज किया है कि इसने एक वस्तु खरीदी है सीपी में और उस पर लाभ कमाकर बेच दिया है, ठीक है। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बेच दिया है, और कितने में बेचा है? 550 रुपये में बेचा है। अब आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पर कितने में खरीदा था, क्योंकि खरीदा पता होता तो 1/10 निकाल कर उसका लाभ जोड़कर आप विक्रय मूल्य निकाले थे। तो सबसे पहले उल्टा यही करेंगे। आप इसको ये मान लोगे कि 100 रुपये में खरीदा, 1/10 लाभ प्राप्त। 1/10 कितना हो गया लाभ? 1/10 इसका हो गया 10। इसका 1/10 करोगे तो कितना आ गया? 10, यानी कि बेचेगा कितने में? 110 में। अब इसने बोला 110 की वैल्यू किसके बराबर? 550 के बराबर है। तो आपसे पूछा है 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी? सिंपल सा है, कितनी बार जा रहा है? गुणा 5 हो रहा है, तो यहाँ पर भी गुणा 5 कर दो। सिंपल सा कितना होगा? ये 50 रुपये हो गया। अब बहुत ही सिंपल तरीका है, 50 रुपये आपका ये आ गया। और इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा लाभ प्रतिशत। चूंकि अगर लाभ प्रतिशत ना पूछा होता, आपसे पैसे पूछे होते, तो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि 50 रुपीज आपका क्या है? लाभ। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा? आपसे लाभ पूछा है, तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछने के कारण सिर्फ इतना सा देखोगे कि क्रय मूल्य का 1/10 लाभ, मतलब ये अगर परसेंट निकालना है तो सिर्फ गुणा 100 का करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10%। इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर लाभ पूछा होता तब आप लाभ कह सकते थे कि 50 रुपीज इसका क्या होगा? लाभ होगा। लेकिन आप पूछा है लाभ प्रतिशत, तो 1/10 आप सभी को पता होना चाहिए कि जब लाभ या हानि परसेंट निकालते हैं तो वो किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। और हम यहाँ पर क्रय मूल्य कितना मानेंगे? 100 रुपये मानेंगे। तो 100 रुपये के हिसाब से या 100% के हिसाब से 1/10 कितना हो जाएगा? उसका 10% हो जाएगा। आप चाहे किसी भी चीज का निकालोगे, 1/10 भाग कितना हो जाएगा? 10% ही होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। आपसे ये टर्म पूछी है और ये टर्म आपको दे रखी है। यहाँ पर इस टर्म को देखने से कुछ चीजें ये पता लगती हैं कि हो ना हो इसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ 3x प्लस के 2y का होल स्क्वायर जो है दोनों साइड करेंगे तो 12 का भी स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6 दूनी 12xy प्लस के 4y स्क्वायर बराबर के 144। कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर आपसे पूछा है। 144 में से 12xy मतलब कि 6 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 72। इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक वृत्त में यदि एक AB और ज्या CD की तुलना में केंद्र O के अधिक समीप है तो
इन ए सर्किल इफ ए कॉर्ड ए बी इज नियरर टू द सेंटर ओ देन द कॉर्ड सी डी। इसमें पूछा है, कंडीशन पूछी कि आपको बनाना आना चाहिए कंडीशन। अगर आप कंडीशन को समझ पाए तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, अदरवाइज ये कोई फॉर्मूले वाला क्वेश्चन नहीं है। यदि एक या का मतलब है जीवा ए बी, ये मान लो ये एक सेंटर है और ये एक जीवा है ए बी। इसने बोला है सी डी की तुलना में केंद्र ओ के अधिक समीप है, यानी कि ये सी डी जो जीवा है ये थोड़ा दूर है। ये सी डी जीवा है ये केंद्र से दूर है, जबकि ए बी जो जीवा है वो पास है। तो जब आप देखोगे कि ए बी जीवा पास है तो डेफिनेटली ए बी जो है वो सी डी से बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एक मंदिर में 25 बेलनाकार खंबे हैं। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की कुल लागत है। In a temple there are 25 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 28 centimeter and height 4 meter. The total cost of painting the curved surface area of pillars at the rate of ₹8 per meter square is। बहुत ही सिंपल तरीके से इसने क्वेश्चन बोला है कि एक मंदिर में कितने खंबे हैं, 25 खंबे हैं। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है। यहाँ पर इसने ये बता दिया है कि एक बेलनाकार खंबा जो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर और वहीं आपसे हाइट दे रखी है कितनी, 4 मीटर। ओके, अब इसके बाद बात ये की है इसने कि खंभों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाला जो कि जिसका क्या मतलब होता है 2πRH। 2πRH मैंने आपको निकालने का तरीका बताया कि आप नीचे बॉटम में एरिया निकाल लो। ओके, और बॉटम में क्या निकालो, इसका साइड की परिधि निकालो और उसको ऊंचाई से गुणा कर दो। तो 2πR तो परिधि हो गई, ऊंचाई से गुणा हो गया। तो यहाँ पर कितनी हो गई, ये सिर्फ एक खंबे के लिए हो गई, 25 खंबे के लिए गुणा 25 से कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस इसको 2πRH को लिख लो 2 गुणा 22/7। आर कितना है 28/100, क्योंकि हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू ऊंचाई कितनी है 4 की है, गुणा 25। पूरा मीटर में चल रहा है कंसेप्ट। अब एक खास बात यह है कि इसने बोला 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का है, 8 का है, तो इतने मीटर स्क्वायर कितने रुपए का होगा, इतने रुपए का होगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 चौका 100, 7 से 4 बार, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 64 और 64 22 गुणा 64। अब देखो इसको भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 चौके 8 होता है, केवल एक ही ऑप्शन में 8 है, बाकी किसी भी ऑप्शन में 8 नहीं है, तो 1408 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 साल बाद आई 4 वर्ष पहले की तुलना में 3 गुना हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु क्या है। आफ्टर 12 ईयर आई शैल बी 3 times as old as I was 4 years ago. My present age is। बहुत ही सिंपल तरीके से इसने बोला है कि 12 साल बाद आई, अभी ये मानो कि प्रेजेंट एज उसकी आई ही है, और 12 साल बाद कितने का हो जाएगा वो, आई प्लस के 12। 4 साल पहले कितने का हो जाएगा, 4 साल पहले कितने का था, आई माइनस के 4। अभी प्रेजेंट में वर्तमान एज कितनी दे रखी है, आई की हमने आई मान ली है, और 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, आई प्लस के 12, और 4 साल पहले कितनी थी, आई माइनस के 4। इसने बोला 4 साल पहले की 3 गुना हो जाएगी, यानी कि आई प्लस के 12 जो है वो आई माइनस के 4 का क्या है, 3 गुना है। बस इसको सॉल्व कर देंगे। आई प्लस के 12 बराबर के क्या, 3i माइनस के 3 चौक 12। यहाँ पर सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 2i बराबर के कितना 24 और i बराबर कितना 12। राइट आंसर हो जाएगा इसका। वर्तमान कितनी आ गई एज, i बराबर 12। निम्न में से कौन सा पद जो है वो व्यंजक बहुपद है। कौन सा पद इसमें से पॉलिनोमियल है, ये बताना। बहुपद कौन सा है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इस क्वेश्चन में कि आप अगर ये देखते हो कि ये 2x³ प्लस के 3/x है, तो यहाँ पर जो 1/ में x आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, इसको हम कभी भी पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करेंगे।
कभी भी कोई पावर माइनस में होती है या फिर कोई पावर अधूरी होती है वो कभी भी पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होती है। इसको आप नोट कर लेना, ये आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस रिगार्डिंग। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो यहाँ पर अपॉन में दे रखा है, इसको हटा दो, माइनस में दे रखा है, इसको हटा दो, पावर आधी कच्ची सी दे रखी है, इसको हटा दो। यहाँ पर इसका मतलब भी क्या है, 1 में x है, तो अगर पावर 1 में है या फिर कोई संख्या 1 में है तो आप उसको पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ सिंपल सा पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा, 3x की पावर 4 प्लस के 5x प्लस के 8 क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसके द्वारा 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। The smallest number by which 1100 must be multiplied so that the product become a perfect square। यहाँ पर बोला है इसने 1100 का गुणा किया जाना चाहिए उस छोटी संख्या से कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें सेम दो एक जैसी संख्या चाहिए होती है। अब एक चीज देखोगे, 100 का अगर पूर्ण वर्ग बनाओगे तो अंदर तो एक जीरो चली जाएगी, लेकिन इस 11 का अंडर रूट नहीं ले पाओगे, तो इसके लिए हमें 11 का गुणा करना आवश्यक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये 1 2 1 0 0। अब 0 0 का 0 हो गया और 121 का कितना हो गया, 11 हो गया, बन गया पूर्ण वर्ग। इसका मतलब यहाँ पर हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 11 से ही करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या प्रायिकता है कि 1 2 3 से लेकर 25 में से चुनी गई संख्याएं एक अभाज्य संख्या है, जबकि दी गई प्रत्येक संख्या में समान रूप से चयनित होने की संभावना है। What is the probability that a number selected from the number 1 to 25 is a prime number when each of given number is equally like to be selected? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी जरूरी है वो ये कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है अगर आपसे पूछा जाता है। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि क्या प्रायिकता है कि 1 से लेकर 25 तक चुनी गई संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो पहली बात तो ये देखेंगे इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अगर आपको ये पता है कि 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है तो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ऐसे नोट कर सकते हो कि 9 होती हैं, 11 13 17 19, इसके बाद 21 23 और फिर उसके बाद कोई और संख्या नहीं आएगी, तो 4 और 4 5 9, टोटल कितनी संख्या हो गई, 9 होती हैं। तो आप इसको नोट कर लेना कि 1 से लेकर 25 तक 9 संख्या होती है। मैंने आपको 100 तक लिखाई हुई है और कंसेप्ट वीडियोस में आपको उस वीडियोस के रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप कंसेप्ट अपने क्लियर कर सकते हो। उन कंसेप्ट वीडियोस को जरूर देखना सभी बच्चे। अब इसके बाद देखते हैं 9 संख्या है टोटल, और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्या है, 25 संख्या है, यानी कि 9 संख्या अभाज्य हो सकती हैं 25 में से, तो यही क्या होगी, इसकी प्रायिकता होगी। तो इसमें सेलेक्ट होने की प्रायिकता पूछिए तो 9/25 का राइट आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसके द्वारा 3087 को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन हो। What is the smallest number by which 3087 must be divided so that the quotient is a perfect cube? बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, हमको ये बोला है 3087 में हमें किस नंबर का डिवाइड करें कि जो आए वो एक परफेक्ट क्यूब आए। तो डिवाइड करो, 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 0, 3 से कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 दाम 27, तो 1029 किसी का क्यूब होता है, नहीं होता। इसके बाद 21 का डिवाइड करेंगे, 21 का देखो 1029 तो सीधा सीधा 3 से डिवाइड करने पर आ गया। 7 का डिवाइड करो एक बार, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28 4, 7 7 49, क्या 147 किसी का क्यूब होता है, ये भी नहीं होता। अब इसके बाद 21 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 2, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये है 21 का स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये 21 का क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। इसके बाद 9 से डिवाइड करके देखते हैं, वैसे इसका 9 ही आंसर लगा दो क्योंकि बाकी तीनों से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 9 से इसका आंसर हो जाएगा। 9 तिया 27, 3 बच गए, 9 चौक 36, 2 बच गए, 9 तिया 27, 343 आ गया जो कि परफेक्ट 7 का क्यूब होता है। इसका मतलब 9 इसका राइट आंसर आ गया। 9 से डिवाइड करने पर 7 का क्यूब बनेगा। ABCD एक आयत है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। OA इक्वल टू 2x प्लस के 4 और OD इक्वल टू 3x प्लस के 1, x माइनस 2 का मान बताना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। इसने बोला है कि ABCD क्या है, एक आयत है।
ए बी सी और डी, ये क्या है, एक आयत। इसके विकर्ण ओ पर मिलते हैं। एक आयत के विकर्ण जब किसी बिंदु पर मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, बराबर भागों में विभाजित करते हैं विकर्ण को। यदि ओ ए ये क्या है, 2x प्लस के 4, ओ ए क्या दे रखा है, 2x प्लस के 4, ओ डी क्या दिया है आपको, 3x प्लस के 1 दिया है, तो x माइनस 2 की वैल्यू क्या हो। बहुत ही अच्छा इसने क्वेश्चन पूछा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, चूंकि यहाँ पर क्या है, ये आयत है तो ये चारों ही विकर्ण क्या होंगे, विकर्ण के पार्ट हैं, हाफ हाफ, वो बराबर होंगे। तो इसका मतलब 2x प्लस के 4 बराबर होगा 3x प्लस के 1 के, तो x बराबर होगा 3। तो सिंपल सी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 3 माइनस के 2 बराबर कितना, 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। राज ने 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये उधार लिया और समान राशि को 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया। 2 वर्ष के अंत में उसे प्राप्त क्या होगा। Raj borrowed rupees 5,000 at 10% per annum on simple interest and lent the same amount at 15% per annum on the compound interest. At the end of 2 years he would, तो गेन क्या है उसका या फिर लॉस क्या है ये बताना है। राज ने 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये उधार लिए और समान राशि को इसे चक्रवर्ती ब्याज पर उसने दे दिया। कहने का इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि 5,000 रुपये उसने जो है बैंक से लोन लिया और बैंक ने चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को उस राज को दे दिया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, यानी कि 10% इसने यहाँ से लिया है और 15% चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दे दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है। आप पहले ये निकाल लो कि इसने पूछा है उसे क्या प्राप्त होगा, तो पहले ये निकाल लो इस साधारण ब्याज की मदद से उसे कितने रुपए देने बनते हैं जिससे उसने पैसे लिए हैं। तो 5,000 रुपये का 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ से 50 दूनी 100 यानी कि 1,000 रुपये ब्याज बनेगा जो उसको देने हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इन 5,000 रुपये पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज से बैंक द्वारा उसको कितना पैसा प्राप्त होगा। तो 15% कितना हो गया इसका, 15 5 75 750 रुपये। इसके बाद बात करते हैं इसका फिर से एक बार और निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर का था, सेकंड ईयर का निकालते हैं। तो 15% कितना हो जाएगा इसका, 15 5 75 7 15 7 105 और 105 112 112.5। इसका मतलब ये है कि 112.5 गुणा 2 कर दो गुणा 1 कर दो, यानी कितना हो गया 1500 और ये कितना हो गया 112.5 इसको मिलेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, इतने पैसे इसको मिलेंगे, 1,000 इसको देने हैं। तो एक बात देखो, इसको कितना फायदा हो गया, सीधा सीधा 612.5 रुपए का इसको सीधा सीधा यहाँ से फायदा हो गया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभ। यानी उसको बैंक से कितने रुपए मिलेंगे, उसको 1,612 रुपये मिलेंगे, 1,612.5। और उसने उधार में जो लिए थे उसकी मदद से उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1,000। तो यहाँ पर सीधा सीधा 612.5 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जुड़ने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसने बोला एक वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल सब बच्चे जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। इसका मतलब भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई सेंटीमीटर में। तो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो भुजाओं का मध्य बिंदु यानी कि ये पूरी भुजा 4 की है, तो ये 2 की, ये 2 की, ये 2, ये 2, ये 2 है, ये भी 2 है, और इसमें ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अब इसने बोला है कि मध्य बिंदु से जुड़ने से बनने वाले वर्ग, तो आप इनको जोड़ दो और जोड़ने के बाद बस सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ये पता करना है इसका वर्ग क्या है। तो उसके लिए आपको अगर ये पता लग जाए कि इसकी भुजा क्या है तो इजीली आप इसका वर्ग निकाल सकते हो और उससे आप उसका एरिया भी निकाल सकते हो। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ए और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a, यानी कि 2√2 क्या हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, इस एरिया आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा।
और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई वर्ग दिया है उसके मध्य बिंदु से कनेक्ट करके दूसरा वर्ग बनवा रहा है तो आप इसका आधा कर दो 8, और वापस से यहाँ से कनेक्ट करके एक और वर्ग बनवा रहा है तो आप कर दो 4 then 2 then 1, इस तरह से आप कर सकते हो।